हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक एंड वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ एडिटोरियल इनसाइट। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। साथ ही साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब पे भी आप वर्क कर रहे होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यही है इन सेशंस का। जो ये एडिटोरियल इनसाइट्स का सेशन रोज़ होता है, इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी रीडिंग, आपकी कॉम्प्रिहेंशन एंड आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो सके। क्योंकि अगर हम बैंकिंग एग्ज़ाम्स की बात करें तो जो इंग्लिश सेक्शन होता है बैंकिंग एग्ज़ाम्स का, उनमें बहुत क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब से आते हैं। तो बहुत मतलब ये तीन जो आपका रीडिंग है, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपके इंग्लिश सेक्शन में। और अगर आपने इन तीन चीज़ों की मास्टरी कर ली, इसमें आप अच्छे होने लग गए, तो फिर आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर ले जाओगे इंग्लिश सेक्शन में। क्योंकि एज यू ऑल नो कि इंग्लिश स्कोरिंग सेक्शन होता है और बहुत सारे इंस्टेंसेस में ये गेम चेंजर भी होता है। क्योंकि देखो, इंग्लिश के क्वेश्चंस जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है, और जिसने रीडिंग अच्छे से कर रखी है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स उसकी डेवलप्ड है, वोकैबुलरी उसकी अपडेटेड है, इम्प्रूव्ड है, तो वो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेगा, तो अल्टीमेटली उसका मार्क्स ज़्यादा आएगा, ठीक है, और बाकियों के कंपैरिजन में उसको एज मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसी ऑब्जेक्टिव के साथ आज का सेशन भी स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी से, और जो पहला वर्ड है वो है रैश, ठीक है। अब रैश नाउन है, ठीक है। अब ये रैश क्या होता है? एक तो रैश होता है जो एक स्किन इन्फेक्शन काइंड ऑफ होता है, रेड स्किन पे हो जाती है, ठीक है, वो भी एक रैश होता है। बट यहाँ पे जो रैश की बात हो रही है वो क्या हो रही है? अ लॉट ऑफ समथिंग, मतलब कोई चीज़ है भारी मात्रा में, अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, या फिर अ सीरीज ऑफ अनप्लेजेंट थिंग्स दैट हैपन ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कम समय में बहुत सारी अनप्लेजेंट चीज़ें होती जा रही हैं, एक के बाद दूसरी हो गई, दूसरे के बाद तीसरी हो गई, तो उसको हम क्या कहते हैं? रैश कहते हैं। सिनोनिम्स क्या है इसके? स्पेट एंड टॉरेंट। काफ़ी दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्पेट का भी मतलब वही होता है जब चीज़ें, स्पेशली अनप्लेजेंट चीज़ें, एक के बाद एक क्विक सक्सेशन में होती जाती है। टॉरेंट भी वही होता है, बहुत सारी चीज़ें कम टाइम में होने लग गई। अब एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? तो अगर रैश, स्पेट, टॉरेंट ये डिनोट करते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें एक के बाद एक होती जा रही है बहुत कम समय में, तो एंटोनिम्स क्या बताएगा? कि चीज़ें बहुत स्लो हो रही है या चीज़ें हो ही नहीं रही है। तो ट्रिकल वही बताता है कि थिंग्स आर हैपनिंग स्लोली, ठीक है। द क्या बताता है? ये बताता है लैक, कि चीज़ें हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो ट्रिकल एंड लैक एंटोनिम्स है आपके रैश, स्पेट एंड टॉरेंट के। सेकेंड वर्ड पे आते हैं रिवाइव्स, ठीक है। वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? SES वाली फॉर्म है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, जो हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं। रिवाइव्स का मतलब क्या होता है? फिर से जिंदा कर देना, ठीक है, फिर से कॉन्शियस कर देना, फिर से किसी चीज़ में लाइफ भर देना, एनर्जी ले आना किसी चीज़ में। टू बिकम और टू मेक समबडी समथिंग बिकम कॉन्शियस, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग अगेन, ठीक है। किसी को फिर से होश पे ले आना, कॉन्शियस कर देना, किसी को फिर से हेल्दी कर देना, उसमें एनर्जी, इंथुजियाज्म, लाइफ ले आना, या फिर उसको स्ट्रॉन्ग बना देना। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? रीअवेकेंस होगा, ठीक है, रिन्यूज होगा। दोनों का मतलब वही होता है। रीअवेकेंस मतलब फिर से जगा देना। अब एक तो हो गया कि जगाने, मतलब कि अगर कोई सोया हुआ था तो उसको आप जगा दो, बट इसका एक ब्रॉड मीनिंग भी है। सोने से क्या मतलब है? कोई चीज़ इनएक्टिव है, ठीक है, उस पर आप फिर से उसको एक्टिव कर दो, मतलब फिर से उसमें लाइफ, एनर्जी, विगर, इंथुजियाज्म ला रहे हो। रीन्यू भी वही होता है, उसमें फिर से न्यू एनर्जी, न्यू वाइटैलिटी, न्यू इंथुजियाज्म लेके आना। अब एंटोनिम्स की बात करें तो क्वॉश एंड ऑब्लिटरेट्स है, दोनों का मतलब होता है एबॉलिश, और क्या होता है? डिस्ट्रॉय, और क्या होता है? डेसिमेट, मतलब तबाह कर देना, खत्म कर देना, पूरी तरह से बर्बाद कर देना, ठीक है। तो क्वॉश एंड ऑब्लिटरेट्स का मतलब होता है खत्म कर देना। और ये दोनों वर्ड्स आपके रिवाइव्स के, रीअवेकेंस के, रिन्यूज के, इनफैक्ट रिसस्किटेट्स के, जिस वर्ड को हमने अभी पुराने सेशंस में पढ़ा भी था, उसका भी ये एंटोनिम है। थर्ड है आपका कॉशंस, वर्ब है, ठीक है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ठीक है। अब ये कॉशंस भी एस वाला वर्ब है, मतलब कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर प्रोनाउन के साथ जो यूज करते हैं वो वाला वर्ब है। ये आपको पता तो होगा कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउन
के साथ हम वर्ब की एस या ई एस वाली फॉर्म यूज करते हैं। जैसे ये वाली देखो, रिवाइव्स है, अगर इसका बेस फॉर्म V1 क्या होगा, रिवाइव है, इसका V1 क्या होगा, क्वेश्चन होगा। यहाँ पे लगा हुआ है ES, यहाँ पे लगा है S, ठीक है। तो ये सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होता है। जैसे अगर मैं किसी भी एक सिंपल लाइक वर्ब की बात करूँ, वॉक्स, ठीक है, तो बॉय कैसा है, अ बॉय सिंगुलर नाउन है तो क्या लगेगा इसके साथ, वॉक्स, ठीक है। वहीं अगर आप प्रोनाउन के साथ भी लगता है, अब सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होते हैं, शी है, ही है, इट है, ठीक है। तो अब बॉय की जगह पे ही लिख दिया तो ही वॉक्स, ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या है, ये भी और ये भी क्या है, सिंगुलर है। अगर हम प्लूरल की बात करें, वो अ बॉय की जगह पे बॉयज लिख दें तो अब V1 यूज होगा, क्योंकि अगर प्लूरल होता है तो प्लूरल में क्या लगता है, प्लूरल में लगता है आपका V1, मतलब कि एस और बिना एस और ES वाला फॉर्म। तो अगर बॉयज है तो वॉक होगा, ठीक है। अब प्रोनाउन बताओ तो दे, क्योंकि प्लूरल प्रोनाउन कौन सा होता है, दे होता है, तो दे के साथ भी क्या लगेगा, वॉक। तो ये मतलब बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बट इस कॉन्सेप्ट पे सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली आपके एरर डिडक्शन वाले क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बॉय गर्ल ही शी नहीं देता है, वहाँ पे आपको दे देगा जेरेंड, ठीक है। वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट दे देगा, आपको सब्जेक्ट के साथ कॉमा लगा के एडवर्ब क्लॉज दे देगा, ठीक है, अलॉन्ग विथ ये सब प्रपोजिशंस लगा के आपको एक बड़ा सब्जेक्ट बना के दे देगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपके, कि सब्जेक्ट पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। साथ ही ये पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे अगर जेरेंड है, वर्ब की ING फॉर्म है, जो कि नाउन या मतलब नाउन का, सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करती है, वो हमेशा सिंगुलर होती है। ING अगर वर्ब की ING है, जैसे स्विमिंग इज अलाउड हियर, स्विमिंग वर्ब की ING फॉर्म है, जेरेंड है, तो कभी भी स्विमिंग के साथ आर नहीं लगेगा, क्योंकि जेरेंड्स हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपके माइंड में हमेशा होने चाहिए, कि आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखा उस पर आपने तुरंत मार्क किया। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नाउन भी होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वार्निंग। तो इसका वर्ब क्या बताएगा, इससे ही रिलेटेड होगा, मतलब वार्निंग देना, ठीक है। तो वही चीज है, टू वार्न समबडी अबाउट द पॉसिबल डेंजर्स और प्रॉब्लम्स ऑफ समथिंग। और कोई पॉसिबल डेंजर है, अगर वो पर्सन उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, इंगेज करता है, तो खतरा हो सकता है, उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसी को लेके चेतावनी, उसको वार्न करना, उसको हम क्वेश्चंस कहते हैं। अलर्ट्स भी कहते हैं, फोर वॉर्न्स भी कहते हैं। अब देखो अलर्ट्स यहाँ पे वर्ब है, बट अलर्ट नाउन भी होता है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन वाला यहाँ भी लग रहा है। अलर्ट का मतलब क्या होता है कि एक तरह से वार्निंग होती है, ठीक है। अब उसमें उसको अगर वर्ब की तरह यूज करें तो वार्निंग देना। अब एंटोनिम्स की बात करें तो क्वाइटन एंड हश, दोनों का मतलब होता है टू कीप क्वाइट, मतलब आपको वार्न करना था बट आपने चुप्पी साध ली, आपने उसको वार्न किया ही नहीं, आप बस बैठ गए, कुछ नहीं बोला आपने। तो क्वाइटन एंड हश आपका एंटोनिम्स है। 4 इज स्ट्रिंजेंट, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है स्ट्रिंजेंट, ठीक है। मतलब बहुत सिंपल है, वर्ड काफी देखने में कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है स्ट्रिंजेंट, पता नहीं क्या मीनिंग होगी इसकी। और काफी अब काफी यूज होने में लगा है, आर्टिकल्स में, एग्जाम्स में भी आने लगा है, बैंकिंग के और वोकैब वाले क्वेश्चन में RC में आ जाता है, क्लोज पैसेज में आपका आ जाता है। मतलब क्या है इसका, वेरी स्ट्रिक्ट एंड दैट मस्ट बी ओबेड। मोस्टली लॉज के लिए, रूल्स के लिए, गाइडलाइंस के लिए यूज किया जाता है कि कैसे है, तो स्ट्रिंजेंट है। बिहेवियर के लिए भी यूज कर सकते हैं, कैसा बिहेवियर है किसी पर्सन का, तो हम कहेंगे स्ट्रिंजेंट बिहेवियर है, मतलब कि स्ट्रिक्ट बिहेवियर है, ठीक है। उसकी बात को या उस लॉ को, गाइडलाइन को फॉलो करना, ओबे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, रिगरस, ड्रैकोनियन। रिगरस भी वही होता है, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी एग्जैक्टिंग, ऐसा कि दैट मस्ट बी फॉलोड, दैट मस्ट बी ओबेड। ड्रैकोनियन जो होता है वो होता है कि स्ट्रिक्ट है बट किस वे में, अनफेयर वे में, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि अनफेयर लगने लग गया है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ड्रैकोनियन। एंटोनिम्स लीनियंट एंड लैक्स, दोनों इंपॉर्टेंट है। मतलब लीनियंट एंड लैक्स क्या बताते हैं, रिलैक्सेशन बताते हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ सिवियरिटी, या सिवियरिटी यहां पे सही वर्ड नहीं होगा, स्ट्रिक्टनेस सही वर्ड होगा। एक मिनट,
यानी कि रिलैक्सेशन, एब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्टनेस। ठीक है, अब रिलैक्सेशन किस सेंस में बात हो रही है? क्या आराम करने की बात हो रही है? नहीं, रिलैक्सेशन इन द सेंस कि उतना ध्यान देने की बात नहीं हो रही है। जैसे अगर कोई चीज़ स्ट्रिंजेंट है, बहुत स्ट्रिक्ट होती है, एक एक चीज़ को ध्यान में दिया जाता है कि ये बात मानी जा रही है या नहीं, लॉ का ये एस्पेक्ट, रूल का ये एस्पेक्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट भी रेडी होता है। बट लीनियंट में, लैक्स में क्या होता है, बहुत रिलैक्स्ड एटीट्यूड होता है। ठीक है, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं उतना, ठीक है, फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आराम का सिचुएशन है। ठीक है, क्या है, एब्सेंस है किसी चीज़ का, स्ट्रिक्टनेस का। तो लीनियंट एंड लैक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हैं और आपके एक तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहीं भी लीनियंट कहीं भी लैक्स लिखा हो तो मतलब कि वो चीज़ स्ट्रिक्ट नहीं है, नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, जितनी स्ट्रिक्ट उसको होनी चाहिए उतनी नहीं है। फिफ्थ इज अबिस्मल। ठीक है, अब ये स्ट्रिंजेंट क्या था, ये एडजेक्टिव था। ठीक है, क्योंकि क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है किसी चीज़ की, नाउन की, कि नाउन क्या हो सकता है इस सेंस में, लॉ हो सकता है, रूल हो सकती है, गाइडलाइन हो सकता है, उसकी क्वालिटी बता रहा है स्ट्रिक्ट है या नहीं है। स्ट्रिक्ट है तो स्ट्रिंजेंट कहेंगे, नहीं है तो लीनियंट कहेंगे या लैक्स कहेंगे। अबिस्मल भी क्या है, एडजेक्टिव है। अब अबिस्मल किसको कहते हैं, कोई चीज़ जो बहुत बुरी है, एक्सट्रीमली बैड है, या बहुत लो स्टैंडर्ड की है, सब स्टैंडर्ड की है। ठीक है, जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ख़राब, इंफीरियर क्वालिटी के, तो हम कहेंगे उसको अबिस्मल। और क्या कहेंगे उसको, डिप्लोरेबल, अपॉलिंग। ठीक है, डिप्लोरेबल क्या होता है, बहुत लो क्वालिटी की, बहुत पुअरली मेड, पुअरली डन। अपॉलिंग, अपॉलिंग क्या होता है कि ऐसी इतनी इतनी खराब है कि एकदम शॉक कर दे रही है लोगों को कि कोई चीज़ इतनी खराब कैसे हो सकती है, तो उसको कहते हैं अपॉलिंग। एंटोनिम्स क्या होंगे, मार्वेलस, सुपर्ब, बहुत इजी वर्ड्स है। मार्वेलस एंड सुपर्ब दोनों का मतलब क्या होता है, एक्सीलेंट। ठीक है, इनक्रेडिबल। और क्या कह सकते हैं, आउटस्टैंडिंग, है ना। सिक्स्थ इज थॉरो। थॉरो भी एडजेक्टिव है। थॉरो मीन्स कंप्लीट। ठीक है, जो जो चीज़ें होनी चाहिए थे वो चीज़ें उसमें है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, पूरी तरह से अच्छी तरह से इन अ कंप्लीट वे बनाया गया है या काम को किया गया है, उसको हम कहेंगे थॉरो। डन कंप्लीटली विथ ग्रीड अटेंशन टू डिटेल, मतलब कि इतना अटेंशन दिया गया है एक एक चीज़ को कि कोई भी चीज़ छूट सकती है नहीं। सिनोनिम्स क्या है इसके, एग्जॉस्टिव, कॉम्प्रिहेंसिव, दोनों का ही मतलब होता है कंप्लीट, फुल, बिना किसी चीज़ को छोड़े हुए। तो क्या कहेंगे, थॉरो, एग्जॉस्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव। एंटोनिम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके, कर्जरी एंड सुपरफिशियल। कर्जरी मतलब कि ऊपर ऊपर से किया हुआ, जल्दी जल्दी में किया हुआ, हेस्टी वे में किया हुआ, उतना अटेंशन नहीं दिया गया है डिटेल को, उतना केयरफुली नहीं किया गया है। ठीक है, सुपरफिशियल मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर से देख के कर दिया गया, उतना डीपली उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ गया है उस काम में, उतना अटेंशन नहीं दिया गया है उस काम को, मतलब कि इन अ वे कि हेस्टी मैनर में, केयरलेस मैनर में किया गया है काम। ठीक है, तो कर्जरी कहेंगे या सुपरफिशियल कहेंगे। एग्जाम्पशन हमारा नेक्स्ट वर्ड है, ये क्या है, ये एक नाउन है। एग्जाम्पशन क्या होता है, ऑफिशियल परमिशन नॉट टू डू समथिंग और पे समथिंग दैट यू वुड नॉर्मली हैव टू डू और पे। ठीक है, इसको मैं सिंपल में समझाता हूँ। एग्जाम्पशन उस सिचुएशन को कहते हैं जिसमें आपको क्या होता है कि आपको कोई चीज़ नहीं करनी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बाकी लोगों के लिए है, मतलब बाकी लोगों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी होगी, वो जो कंडीशन है वो बाकी लोगों को करना होगा। अगर कोई टैक्स है तो बाकी लोगों को पे करना होगा, बट आपको पे नहीं करना है। ठीक है, आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है, स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है कि आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करनी है, वो जो आपका मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर वो टैक्स आपको पे नहीं करना, तो उसको कहते हैं एग्जाम्पशन। ठीक है, और क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं, फ्रीडम कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा इसका, ऑब्लिगेशन एंड ओनस, मतलब कि अब आपको फुलफिल करनी है, ये आपकी ड्यूटी है, ये इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ मैंडेटरी दैट यू फुलफिल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट यू डू दैट थिंग। तो ऑब्लिगेशन एंड ओनस एंटोनिम्स है। सिनोनिम्स क्या है इसके, इम्यूनिटी, फ्रीडम और एग्जाम्पशन। 8 इज कंप्लायंस, अगेन इट्स अ नाउन। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, रूल्स को फॉलो करना, गाइडलाइंस को, रूल्स को, लॉ को जो फॉलो करने का जो प्रैक्टिस होता है, जो एक्शन होता है, या अगर किसी ने रिक्वेस्ट किया है, किसने, वैसे लोगों ने जो अथॉरिटी में है, तो उनके रिक्वेस्ट को फुलफिल करना या रूल्स को, लॉ को, गाइडलाइन को फॉलो करना, उस प्रैक्टिस को कहते हैं कंप्लायंस। और क्या कहते हैं,
एडियरेंस, कन्फॉर्मिटी। ठीक है, दोनों वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एडियरेंस एंड कन्फॉर्मिटी वही होता है कि रूल्स को फॉलो करना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? रूल्स को ब्रेक करना, रूल्स को ना फॉलो करना। कॉन्ट्रावेंशन एंड ब्रीच दोनों का ही मतलब होता है कि ऐसा कोई काम, ठीक है, करना जिससे या तो रूल तोड़ा जा रहा है या रूल फॉलो नहीं किया जा रहा। 9 इज फैसिलिटेट, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को आसान बना देना, किसी चीज़ को पॉसिबल बना देना, या किसी चीज़ को ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करना, ऐसे उसको बेनिफिट्स प्रोवाइड करना कि वो चीज़ जल्दी हो जाए, ठीक है, पॉसिबल बन जाए। टू मेक एन एक्शन और अ प्रोसेस पॉसिबल और ईजियर, उसको कहेंगे फैसिलिटेट। और क्या कहेंगे उसको? ईज और एडवांस। एंटोनिम्स, हिंडर करना, इम्पीड करना, मतलब कि ऑब्स्टिकल्स, डिफिकल्टीज क्रिएट करना कि वो चीज़ टाइम पे कंप्लीट ना हो पाए या उस वे में कंप्लीट ना हो पाए जिस वे में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हिंडर एंड इम्पीड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। मीनिंग इनकी बहुत ईजी है, सेम मीनिंग है कि कुछ ऐसा काम करना जिससे कोई दूसरा काम कंप्लीट ना हो पाए, ठीक है, यानी कि डिफिकल्टीज क्रिएट करना, चैलेंजेस क्रिएट करना, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना। 10 इज प्रूव, नाउन है। प्रूव का क्या मतलब होता है? इन्वेस्टिगेशन, कंप्लीट एंड केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल, ठीक है, किसी चीज़ की, उसको हम प्रूव कहते हैं। उसको हम इंक्वायरी भी कहते हैं, एग्जामिनेशन भी कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा? जांच पड़ताल नहीं करना, छोड़ देना उसको वैसे ही, इग्नोरेंस, इग्नोर कर देना, निगलेक्ट कर देना, डिसरिगार्ड कर देना। 11 इज लूप होल्स, नाउन है। देखो लूप होल्स क्या होते हैं? कुछ मिस्टेक्स होती है लॉ में, जिस लॉ को जब बनाया गया या रूल्स को बनाया गया या गाइडलाइंस को जब बनाया गया तो उनमें कुछ मिस्टेक्स हो गए जिसका कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं और लॉ के कुछ एस्पेक्ट्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अ स्मॉल मिस्टेक्स इन एन एग्रीमेंट और लॉ दैट गिव समवन द चांस टू अवॉइड हैविंग टू डू समथिंग, मतलब लॉ को तोड़ना, लॉ के अंदर ही मिस्टेक्स होते हैं जिससे पर्सन लॉ को ओबे करने से बच जाता है, तो उसको कहते हैं लूप होल्स। और क्या कहते हैं? फ्लॉज कहते हैं, शॉर्टकमिंग्स कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? स्ट्रेंथ, ठीक है, ताकत, और एफिकेसी, एफिशिएंसी। दोनों ही क्या दिखाती है, डिनोट करती है कि अगर किसी चीज़ में स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो अपना जो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से फुलफिल करेगा। अगर किसी की एफिशिएंसी अच्छी है तो भी वो अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से फुलफिल करेगा। बट अगर उसमें फ्लॉज होंगे, अगर शॉर्टकमिंग्स होंगे, अगर लूप होल्स होंगे तो वो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो नहीं दे पाएगा। 12 इज प्यूनिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्यूनिटिव क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू पनिशमेंट। कोई भी एक्शन लिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटेंशन क्या थी? दूसरे को पनिश करना, तो उस एक्शन को क्या कहेंगे? प्यूनिटिव कहेंगे, इंटेंडेड एज पनिशमेंट। डिसिप्लिनरी कहेंगे। अब डिसिप्लिनरी किससे बना है? डिसिप्लिन से बना है। डिसिप्लिन इज द वे टू बिहेव इन राइट मैनर। डिसिप्लिन वर्ब भी है, किसी को डिसिप्लिन करना मतलब उसको सिखाना, उसको पनिश करना कि वो डिसिप्लिन फॉलो करे, शो करे। तो डिसिप्लिनरी और करेक्शनल, करेक्शनल में क्या है कि बिहेवियर को करेक्ट करना, उसी से बना हुआ है करेक्शनल। दोनों ही क्या होता है? पनिशमेंट के फॉर्म कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। अगर कोई एक्शन है जिसको एज अ पनिशमेंट दिया जा रहा है और उस एक्शन को देने का ऑब्जेक्टिव ये है कि सामने वाले के बिहेवियर में, कंडक्ट में सुधार आए, करेक्शन आए, तो उसको हम प्यूनिटिव, डिसिप्लिनरी या करेक्शनल कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा? चैरिटेबल। चैरिटेबल क्या होता है? जो दूसरों को हेल्प करने के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, ठीक है, चैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, ठीक है, या फिर फॉरगिवनेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है कि चलो किसी से गलती हो गई तो प्यूनिटिव एक्शन नहीं लेंगे, हम पनिशमेंट नहीं देंगे, माफ़ कर देंगे, ठीक है। फॉरगिविंग भी हो गया उसका एंटोनिम्स। तो चैरिटेबल एंड फॉरगिविंग एंटोनिम्स है। डिसिप्लिनरी, करेक्शनल एंड प्यूनिटिव आर सिनोनिम्स। 13 इज डेटरेंट, ठीक है, ये है नाउन। देखो कुछ पिछले सेशन में हमने डेटर वर्ब पढ़ा था जिसका मतलब क्या होता है? टू डिस्करेज, ठीक है। डेटर क्या करता है? मतलब कि कुछ इस तरह से कुछ सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। डेटर करना मतलब किसी को डिस्करेज कर देना, सिचुएशन ऐसा क्रिएट करके कि सामने वालों को काम करने से डरे, वो काम करना ना चाहे। तो डेटरेंट उसी से बना है, उसका नॉन फॉर्म है। तो डेटरेंट क्या करेगा? कोई ऐसी चीज़ जो डराए, कोई ऐसी चीज़ जो डीमोटिवेट करे, डिस्करेज करे। तो समथिंग दैट मेक्स समबडी लेस लाइकली टू डू समथिंग। लेस लाइकली टू डू समथिंग मतलब कि नहीं करना चाह रहा है उस काम को। क्यों? या तो उसका कॉन्फिडेंस लो हो गया, मतलब वो डिस्करेज हो गया, या तो वो डर गया,
ठीक है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? डिसइंसेंटिव। देखो इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव इज अ टाइप ऑफ मोटिवेशन, मोस्टली फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज करते हैं, ठीक है, कि कुछ फाइनेंशियल गिफ्ट हो गया, फाइनेंशियल एड हो गया जो ऑफर किया जाता है, फाइनेंशियल एडवांटेज बेनिफिट कि लोग करें, लोग मोटिवेट हो उस काम को करने के लिए। इसी के आगे अगर डिस लगा देंगे, डिस इंसेंटिव मतलब ऐसा कुछ जो लोगों को रोके काम करने से, डराए, डिस्करेज करे। इनकम्बेंस भाई वही होता है, इनकम्बेंस यानी कि कोई बर्डन, कोई ट्रबल, कोई ऑब्स्टिकल जो लोगों को काम करने से रोके। एंटोनिम्स क्या होगा? इंटाइसमेंट, ठीक है, इम्पेटस, दोनों का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जो लोगों को इनकरेज करे, मोटिवेट करे, स्टिम्युलेट करे, ठीक है, इंटाइस करे कि वो काम करे, अट्रैक्ट होके जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। फ्रेजल वर्ब है दो, एक है लेज डाउन, ठीक है, लेज डाउन एक्चुअली ये ले डाउन बेस वर्ब की V1 है, उसी का ये एस वाला फॉर्म है लेज डाउन, मतलब कि स्टैब्लिश करना, बताना कोई रूल, या फिर ये बताना कि किसी चीज़ को कैसे करना चाहिए, यानी कि रूल्स लिख के देना किसी को, या फिर बताना कि कैसे करना है, उसको ले डाउन कहते हैं। कॉल फॉर भी वही है, एस लगा है, कॉल फॉर इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो कॉल्स फॉर क्या होता है? पब्लिकली कुछ मांगना या डिमांड करना, उसको कहते हैं कॉल्स फॉर। ओके, एक ईडियम भी है ब्रॉट इनटू फोर्स, ठीक है, मतलब कि क्या होता है? किसी चीज़ को अप्लाई करना, ठीक है, जिससे वो काम करना स्टार्ट करे, तो उसको क्या कहते हैं? ब्रॉट इनटू फोर्स। तो ये थी आज की वोकैबुलरी। अब हम आते हैं आज के आर्टिकल पे। टाइटल क्या है? दैट एट वर्क, ठीक है, किस पे है? इंडस्ट्रियल सेफ्टी पे है आज का आर्टिकल। A safety audit is essential to prevent industrial accidents. अब आपको क्या करना है? यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आप रीड करो। ये पहला पैराग्राफ है, फिर ये सेकंड है, ये थर्ड है, एंड दिस इज द लास्ट पैराग्राफ। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी है, ठीक है। पैराग्राफ रीड कर लिया तो सबसे क्वेश्चंस भी पहले आप खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। ये पहला क्वेश्चन हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ठीक है। अब आते हैं पैसेज पे। क्या कह रहा है? डेथ एट वर्क, मतलब काम करते समय वर्क प्लेस पे जो डेथ्स हो जाती है उस पे आज का आर्टिकल है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी पे, मतलब जो इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्रीज है, उनपे जो सेफ्टी मेंटेन करनी चाहिए उस पे आर्टिकल है। अ सेफ्टी ऑडिट इज एसेंशियल, सेफ्टी ऑडिट एसेंशियल है, क्यों? इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स प्रिवेंट हो सके, ठीक है। ऑडिट क्या होता है? काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस होता है, जहाँ पे चीज़ों को देखा जाता है कि चीज़ें कितनी इफेक्टिव है और क्या इम्प्रूव करना है। तो सेफ्टी को लेके ऐसा एक एनालिसिस असेसमेंट करना जरूरी है, जिससे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट्स कम हो या ना हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। द ब्लास्ट एट फार्मा कंपनी आइसेंशियास प्लांट इन द अच्युतापुरम स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट। जो फार्मा कंपनी है एसेंशिया, उसका एक प्लांट है। प्लांट क्या होता है? फैक्ट्री, जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती है। तो जो फार्मा कंपनी है आइसेंशिया, उसकी जो फैक्ट्री है वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, विस्फोट हुआ है, ठीक है। और ये प्लांट कहाँ है? तो ये अच्युतापुरम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। इज द वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इन द रीजन इन रिसेंट टाइम्स। तो जो ब्लास्ट हुआ है फार्मा कंपनी के प्लांट पे, फैक्ट्री में, ये सबसे वर्स्ट, सबसे बुरा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है इस रीजन का, ठीक है। इन रिसेंट टाइम, हाल में जितने एक्सीडेंट हुए हैं उनमें से सबसे बुरा एक्सीडेंट ये है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड है, ठीक है, बताता हूँ क्या है। ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये क्या होता है? देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन उन प्लेसेस को कहते हैं जहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करते हो तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस बाकी जगह से अलग होते हैं। मतलब थोड़ा सा आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट मिलता है उन जो भी फैक्ट्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आती हैं, ठीक है। या तो रूल्स कम होते हैं, या रूल्स थोड़े से उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, या
मतलब रूल्स फॉलो करना उतना आपके लिए मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इतना डिफरेंस क्यों होता है रूल्स एंड रेगुलेशन में स्पेशल इकोनॉमिक जोन और बाकी के जगहों पे? वो इसलिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बनाया जाता है विद द इंटेंट की इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है, और फैक्ट्रीज आए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ठीक है। तो इन चीज़ों को इनकरेज करने के लिए ऐसे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि रूल्स रेगुलेशंस कम हैं या उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नाम क्या है? अच्युतापुरम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ है। कहाँ हुआ है? फार्मा कंपनी एसेंशिया की जो प्लांट है, जो फैक्ट्री है, उसमें ब्लास्ट हुआ है। और ये जो ब्लास्ट है अभी तक का जितना जो हाल फिलहाल में जितने ब्लास्ट हुए हैं उनमें से सबसे वर्स्ट है, सबसे खराब है। अब आगे देखते हैं। 17 वर्कर्स हैव डाइड, ठीक है, 17 वर्कर्स की डेथ हो चुकी है। एंड मैनी हैव बीन इंजर्ड, और बहुत से इंजर्ड हो गए, चोटिल हो गए, घायल हो गए। ऑन द सेम डे, उसी दिन, about 10 workers suffered injuries in a fire accident at a chemical factory in the same SEZ। मतलब सेम मतलब कि इसी अच्युतापुरम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ही, ठीक है, उसी दिन एक और फायर एक्सीडेंट भी हुआ केमिकल फैक्ट्री में जिसमें वर्कर्स को इंजरीज हुई, ठीक है। लास्ट ईयर, पिछले साल, ऑन जून 30 को अ मैसिव एक्सप्लोजन रॉक्ड अ फार्मा प्लांट एट द सेम SEZ। फिर इसी SEZ की बात हो रही है, अच्युतापुरम SEZ की, कि लास्ट ईयर, पिछले साल जून 30 को भी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिसने जो फार्मा प्लांट है उसको पूरा हिला के रख दिया था। रॉक मतलब कि जो जब विस्फोट होता है, ब्लास्ट होता है, तो कैसे चीज़ें शेक करने लगती हैं, तो पूरा प्लांट शेक करने लग गया था, ठीक है। और इसमें भी क्या हुए थे? लीडिंग टू डेथ्स एंड इंजरीज। यहाँ भी डेथ्स हुए थे एंड इंजरीज हुई थी। तो आप देख पा रहे हो कि इसी अच्युतापुरम डिस्ट्रिक्ट SEZ जो है अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट में, इसमें ही ऑथर ने 3 एक्सीडेंट्स के बारे में बात की है, 3 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के बारे में बात की है। पहला जो अभी सबसे रिसेंट हुआ है, ठीक है, एसेंशिया के प्लांट में, उसी दिन एक केमिकल फैक्ट्री में भी एक आग लग गई जिसमें इंजरीज हुई। लास्ट ईयर इसी जगह पे एक और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था एक फार्मा प्लांट पे, जिसने पूरे फार्मा प्लांट को हिला के रख दिया था, ठीक है। पूरा फार्मा प्लांट डैमेज हो गया था, शॉक्ड हो गया था। द अच्युतापुरम SEZ, जो अच्युतापुरम स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, अमंग द स्टेट्स लार्जेस्ट SEZ, जो आंध्र प्रदेश में जितने भी SEZs हैं उनमें से सबसे बड़ा है ये, ठीक है। ए अमंग द मतलब कि उनमें से जितने बड़े हैं, जितने SEZs, जितने बड़े बड़े SEZs हैं उनमें से एक SEZ ये भी है, अच्युतापुरम भी है, इज होम टू द फैक्ट्रीज ऑफ मोर देन 100 कंपनीज, ठीक है। इज होम टू मतलब क्या होता है? इज होम टू मतलब कि यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। क्या एग्जिस्ट करती है इस अच्युतापुरम SEZ में? क्या एग्जिस्ट करती है? फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज हैं किसकी? 100 कंपनीज से भी ज्यादा कंपनीज की फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे, ठीक है। द रैश ऑफ एक्सीडेंट्स, जो रैश, जो सीरीज है, जो सीक्वेंस है कि एक के बाद एक एक्सीडेंट्स होते जा रहे हैं, रिवाइव्स मेमोरीज, ये ताज़ा कर रही है, फिर से जिंदा कर रही है। क्या जिंदा कर रही है? मेमोरीज को, यादें। किस चीज़ की यादें? ऑफ अनदर डेडली एक्सीडेंट ऑन May 7, 2020। एक और डेडली एक्सीडेंट हुआ था May 7, 2020 में, ठीक है, उसकी यादें ताज़ा कर दे रही हैं, जिसमें 12 पीपल डाइड, 12 लोगों की मौत हो गई थी आफ्टर अ स्टाइराइन monomer vapor leak from a polymers unit at Venkatapuram village on the outskirts of Visakhapatnam। और ये कैसे हुआ था? एक स्टाइराइन मोनोमर वेपर लीक हो गया था पॉलीमर्स से, ठीक है, यूनिट्स, पॉलीमर्स यूनिट से, मतलब फैक्ट्री जब ये पॉलीमर्स बनाए जा रहे थे वहाँ पे वेपर लीक हो गया था। कौन सा? स्टाइराइन मोनोमर का, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था वेंकटपुरम विलेज में, ठीक है, विशाखापट्टनम के जो आउटस्कर्ट्स। अब आउटस्कर्ट्स क्या होता है? जो आउटर पार्ट्स होते हैं सिटी के, ठीक है, जो उसके बॉर्डर पे होते हैं, वहां पे ये हुआ था। These accidents raise serious questions about the state of industrial safety in आंध्र प्रदेश। ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, ये सवाल उठाते हैं, रेज सीरियस क्वेश्चन, सीरियस सवाल उठाते हैं किस चीज़ पे? कि कंडीशन क्या है, स्टेट क्या है इंडस्ट्रियल सेफ्टी का आंध्र प्रदेश में, कि आंध्र प्रदेश में इंडस्ट्रियल सेफ्टी है नहीं है, क्या स्टेट है, क्या कंडीशन है, इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वही सवाल उठाती हैं। मोर स्पेसिफिकली इन द SEZ में
सेफ्टी है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, उसके स्टेट को पे सवाल ज़्यादा उठाती है ये एक्सीडेंट्स। स्टेट होम मिनिस्टर वी अनीथा, स्टेट होम मिनिस्टर जो वी अनीथा है, हैज सेड, उन्होंने कहा है कि दैट एट आइसेंसिया में वर्कर्स हैड ट्राइड टू प्लग अ सॉल्वेंट लीक ऑफ द केमिकल सॉल्वेंट MTBE, मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल ईथर। तो जो स्टेट होम मिनिस्टर है वी अनीथा, उन्होंने ये कहा कि आइसेंसिया में क्या था, जो वर्कर्स थे वो ये कोशिश कर रहे थे कि एक सॉल्वेंट लीक हुआ था, लीक कर रहा था एक सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट लीक कर रहा था? जो MTBE है, मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल ईथर, वो लीक कर रहा था और वर्कर्स प्लग करने की कोशिश करते, मतलब लीक को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। बिफोर द लीक कुड बी प्लग्ड, इससे पहले कि लीक प्लग हो पाता है अच्छे से, वो लोग रोक पाते हैं लीक को, इट फेल ऑन एन इलेक्ट्रिकल पैनल। जो लीक कर रहा था, ठीक है, वो सॉल्वेंट वो किस पे गिर गया? वो गिर गया एक इलेक्ट्रिकल पैनल पे, लीडिंग टू अ फायर एंड ब्लास्ट। और इससे क्या हुआ? फायर हुआ, आग लगी और ब्लास्ट हो गया, सी सेड, ठीक है, उन्होंने कहा। मीनवाइल द टिपिकल सेफ्टी डेटा शीट ऑफ MTEB, अब मीनवाइल क्या होता है कि अगर उसके ही रिलेशन में बात करें अगर, तो जो टिपिकल सेफ्टी डेटा शीट है MTBE की, ठीक है, दैट ऑपरेटिंग पर्सनल शुड हैव बीन फेमिलियर विथ, जो ऑपरेटिंग पर्सनल है, ठीक है, पर्सनल मतलब कि जो वर्कर्स है जो वहाँ पे काम करते हैं ऑपरेशंस में, उनको फेमिलियर होना चाहिए था इस टिपिकल सेफ्टी डेटा शीट से, ठीक है। सीज दैट इट इज हाईली फ्लेमेबल एंड इट्स वेपर कैन कॉज स्किन एंड आई इरिटेशन। और ये डेटा शीट, जो टिपिकल डेटा शीट है, क्या कहती है? ये कहती है कि ये जो MTBE है, मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल ईथर, ये हाईली फ्लेमेबल है, मतलब बहुत आसानी से और बहुत तेजी से इसमें आग लग सकती है, आग पकड़ सकती है। और इसका जो वेपर है ये स्किन और आई इरिटेशन कॉज करता है। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल रिलीज, अगर गलती से एक्सीडेंट से, ठीक है, रिलीज हो गया ये MTBE, तो इट स्पेसिफिकली कॉशंस, मतलब कि इट किसके लिए यूज किया है? इसी डेटा सीट के लिए, कि डेटा सीट वार्न करता है, किस चीज के केस में वार्न करता है? अगर रिलीज हो जाता है, एक्सीडेंटली लीक करने लगता है, तो डेटा सेट ये वार्न करती है क्या? अगेंस्ट द सीरियस रिस्क ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन। वो वार्न करती है कि रिस्क है आग लगने का और विस्फोट होने का, एक्सप्लोजन होने का। एंड लेज डाउन, और बताती है, ठीक है, इस्टेब्लिश करती है क्या? द यूज ऑफ एक्सप्लोजन प्रूफ इलेक्ट्रिकल वेंटिलेटिंग लाइटनिंग इक्विपमेंट्स, की यूज किया जाना चाहिए एक्सप्लोजन प्रूफ, मतलब ऐसे जो जिन पे एक्सप्लोजन का असर ना हो वैसी चीज़ें को यूज होना चाहिए इलेक्ट्रिकल जितने इक्विपमेंट्स एंड कॉम्पोनेंट्स है उसमें, वेंटिलेटिंग में, और लाइटिंग इक्विपमेंट जो लाइट्स लगी है वहाँ पे, ठीक। अब देखो यहाँ पे ना एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इस सेंटेंस को देखो, द टिपिकल सेफ्टी डेटा शीट ऑफ MTBE, ठीक है, ये आपका पूरा नाउन फ्रेज है, ठीक है। इसमें ये सब्जेक्ट भी है सेंटेंस का, ठीक है। इसका वर्ब कहाँ है? तो इसका वर्ब है यहां, सेज। तो फिर ये क्या है? द टिपिकल, देखो, द टिपिकल सेफ्टी डेटा शीट ऑफ MTBE, सेंटेंस ऐसे है, इसको अभी इग्नोर कर दो। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द टिपिकल सेफ्टी डेटा सेट ऑफ MTBE सीज दैट इट इज हाईली फ्लेमेबल, मतलब जो टिपिकल डेटा सेट MTBE की, वो ये कहती है कि MTBE काफी फ्लेमेबल है और इसका वेपर स्किन और आई इरिटेशन कर सकता है। ये क्या है? तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। किस सेंस में दे रहा है? ठीक है, कि जो टिपिकल सेफ्टी डेटा सेट है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है कि इस डेटा सेट से पर्सनल को फेमिलियर होना चाहिए था, उनको चीज़ें पता होनी चाहिए थी जो इस डेटा सेट में लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इतना बड़ा, ये नाउन का पार्ट नहीं है। नाउन क्या है आपका? टिपिकल सेफ्टी डेटा शीट ही नाउन है। ये ऑफ और MTBE है। देखो, ऑफ और MTBE क्या है? ऑफ प्लस नाउन है, और ऑफ प्लस जो नाउन होता है ना, वो काइंड ऑफ एक एडजेक्टिव फ्रेज बनाता है, और ये नाउन फ्रेज का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो अगर पूरे नाउन फ्रेज की बात करें तो टिपिकल सेफ्टी डेटा सेट ऑफ MTBE पूरा आप नाउन कह सकते हो इसको, ठीक है। पर अगर यहाँ पे प्लूरल होता, अभी तो MTBE है जो कि सिंगुलर है, तो आपको समझ में आ रहा है कि सेज लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब। बट वही पर टिपिकल सेफ्टी डेटा सेट ऑफ केमिकल्स लिखा होता, समझ लो केमिकल्स ऐसे लिखा होता, तो क्या यहाँ पे सेज आता या सी आता? तो वही समझाना मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ऑफ प्लस नाउन है, यानी ऑफ के बाद, ऑफ मतलब प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आती है, ऑफ मतलब यहाँ पे प्रेपोजिशन, प्रेपो लिख देता हूँ, प्रेपोजिशन, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बनती है, क्यों? क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रही है,
ठीक है, ये सब्जेक्ट का पार्ट है उसके बारे में बताते हुए, बट ये वर्ब को अफेक्ट नहीं करेगा। वर्ब सिर्फ इतने से पता करे होना चाहिए। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। इस केस में ऑफ का ऑब्जेक्ट है एमटीबी, तो इस सब्जेक्ट का पार्ट नहीं बनेगा इस सेंस में, मतलब ग्रामेटिकल सेंस में नहीं बनेगा सब्जेक्ट का पार्ट। ऐसे कॉन्टेक्चुअल सेंस में तो बन रहा है कि सेफ्टी डेटा सेट किसका था, तो एमटीबी ये का था। ठीक है, जिसको हम पूरा ही मान सकते हैं सब्जेक्ट। लेकिन जो आगे वाला पार्ट है, प्रेपोजिशन से पहले वाला पार्ट है, वही डिटरमाइन करेगा वर्ब को। ये मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, और स्पेशली इन तरह के साइंस एंड सिंबल्स पे ध्यान दीजिएगा। कभी ये यूज होता है, कभी आपका कॉमा यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है, ये भी सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता है। क्योंकि इस तरह में भी आपको प्लूरल नाउन देखने को मिल सकता है, तो आप उससे भी कंफ्यूज हो सकते हो कि मे बी यहाँ पे प्लूरल नाउन लिखा होता अगर, तो यहाँ पे सीज आपको लगता है गलत है, सी है। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस को तोड़ तोड़ के देखने की जरूरत होती है। स्पेशली आइडेंटिफाई करना होता है कि नाउन कौन सा है, क्योंकि अगर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे यहाँ पे क्या था, एक नाउन ये था, एक नाउन ये था, और ऑफ से जोड़ रखा था। अगर सिंगुलर था तो यहाँ पे क्लियर थी, बट यहाँ पे अगर केमिकल्स लिखा होता तो फिर हम कंफ्यूज हो सकते थे कि यहाँ पे प्लूरल नाउन आ गया। तो क्या हम बताया किसने, प्रेपोजिशन ने बताया कि अगर प्रेपोजिशन आया हुआ है तो उसके बाद जो भी नाउन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ठीक है, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इन केस वो वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, चलो और देख लेते हैं, कुछ है नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी जो मुझे ज़रूरी लगेंगे कि आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको बेटर समझना है आर्टिकल्स को। हालांकि ग्रामर तो इन्वॉल्व होता ही है साथ में, जब भी आप रीडिंग कर रहे होते हो तो वहाँ पे अब क्या ग्रामर का कॉन्सेप्ट तो बैकग्राउंड में चलता ही रहता है, तभी आप समझ पाते हो। टेंसेस चलता रहता है, तभी तो समझते हो कि हाँ ये एक्शन पास्ट में हुआ, ये प्रेजेंट में हुआ, इसका इफेक्ट है, इसका ये कॉज है, इसका ये रिजल्ट है, और यही समझ के तो आप आंसर करते हो आरसीज के, या पैराजम्बस को सॉल्व करते हो, या क्लोज पैसेज के वर्ड्स को चूज करते हो। ठीक है, तो ग्रामर कॉन्सेप्ट तो पीछे चलता रहता है। तो अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर कॉन्सेप्ट होगा तो मैं आपको वहीं पर समझा दूंगा। ट्रेड यूनियंस एंड एक्टिविस्ट आर कॉलिंग फॉर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। ठीक है, ट्रेड यूनियंस जो एक्टिविस्ट है क्या कर रहे हैं, कॉलिंग फॉर मतलब कि दे आर डिमांडिंग व्हाट, स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट डिमांड कर रहे हैं टू लैक्स मैनेजमेंट। किसके लिए, जो लैक्स है, जो केयरलेस है, ठीक है, वैसे मैनेजमेंट, ठीक है, उनके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वो डिमांड कर रहे हैं। They also complain of abysmal safety standards। जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो abysmal है, मतलब वेरी पुअर, बहुत बैड क्वालिटी के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, उनके बारे में भी उन्होंने कंप्लेन किया है। Their demand is for an immediate and thorough safety audit। उनका डिमांड है कि एक इमीडिएट, तुरंत, अर्जेंट और थॉरो मतलब कंप्लीट ऑडिट किया जाए, सेफ्टी ऑडिट किया जाए, सेफ्टी असेसमेंट किया जाए, एनालाइज किया जाए, इंस्पेक्शन किया जाए, किसका, ऑफ ऑल यूनिट्स एट द एसईजी। जितने भी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी यूनिट्स हैं एसईजी में, वहाँ उनका प्रॉपर कंप्लीट वे में अर्जेंट ऑडिट हो, असेसमेंट हो एसईजी में, और कहीं और अगर आंध्र प्रदेश में है तो वहाँ भी, एल्सवेयर मतलब एसईजी में तो होना ही चाहिए, बाकी जो आंध्र प्रदेश के बाकी पार्ट्स में वहाँ पे भी यूनिट्स का ऑडिट होना चाहिए। अ की कंप्लेंट इज, की मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, की मीन्स इंपॉर्टेंट, जो बार बार आ रहा है। तो जो एक इंपॉर्टेंट कंप्लेंट ये आ रही है, क्या आ रही है, एग्जेम्पशन फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्पेक्शन। ठीक है, क्या मिला हुआ है, एग्जेम्पशन मतलब फ्रीडम मिला हुआ है गवर्नमेंट इंस्पेक्शन से, मतलब कि गवर्नमेंट इंस्पेक्ट नहीं करेगी, इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, इन्वेस्टिगेशन से फ्रीडम मिला हुआ है, आज़ादी मिला हुआ है, किसको, यूनिट यूनिट्स को मिला हुआ है एसईजी में। ठीक है, तो एसईजी में जो फैक्ट्री है उनको फ्रीडम मिला हुआ है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी। तो ये कंप्लेन आ रही है, इंपॉर्टेंट कंप्लेन आ रही है। एंड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स in a 2016 order that brought into force the system of online inspections। ठीक है, a key complaint is exemption from government inspection given to units in SEZ। अब किन किन यूनिट्स को मिला हुआ है ये एग्जेम्पशन, ये फ्रीडम गवर्नमेंट इंस्पेक्शन से, तो जो भी फैक्ट्रीज SEZ में है, जो भी फैक्ट्रीज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में है, ठीक है, उनको मिला हुआ है एग्जेम्पशन। कब मिला था, 2016 में एक ऑर्डर आई थी, उससे मिला था। ठीक है, और इस ऑर्डर से क्या हुआ था, एक इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है, एक सिस्टम किसका, ऑनलाइन इंस्पेक्शन का।
दिस एग्जाम्पशन विल अपरेंटली अप्लाई टू हाई रिस्क वंस ऑल्सो। और ये एग्जाम्पशन जो है, जो फ्रीडम है, ये हाई रिस्क वाले जो ऐसे यूनिट्स, ऐसे फैक्ट्री जिसमें रिस्क हाई है, जिसमें ये इस तरह के एक्सीडेंट्स के होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड ज़्यादा है, वहाँ उनको भी ये फ्रीडम मिला हुआ है, ठीक है, कि वहाँ भी इंस्पेक्शन नहीं होगा। सच एज फार्मा एंड केमिकल्स इन एसईजी। और ऐसे कौन से यूनिट्स हैं जो हाई रिस्क वाले हैं? तो फार्मा एंड केमिकल्स है, क्योंकि वहाँ पे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल्स रिएक्ट हो सकते हैं, और फायर हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। वहाँ पे भी एक्सेम्पशन मिला हुआ है कि वहाँ भी गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट, असेसमेंट, एनालाइज चीज़ें नहीं करेंगी। Another is exemption from inspection given to medium risk industries which can self certify। medium risk industry मतलब जहाँ पे रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि यहाँ पे है फार्मा एंड केमिकल्स में, मॉडरेट लेवल का रिस्क है, उनको भी एक्सेप्शन मिला हुआ है, ठीक है। और ये इंडस्ट्रीज कैसे है? ये सेल्फ सर्टिफाई है, मतलब खुद से खुद को सर्टिफिकेशन दे देते हैं कि हम सेफ है या नहीं है, बेस्ड ऑन थर्ड पार्टी ऑडिट्स रिगार्डिंग कंप्लायंस विद सेफ्टी नॉर्म्स, ठीक है। तो क्या है कि अनदर इज एक्सेम्पशन फ्रॉम इंस्पेक्शन गिवन टू मीडियम रिस्क इंडस्ट्रीज व्हिच कैन सेल्फ सर्टिफाई बेस्ड ऑन थर्ड पार्टी ऑडिट्स रिगार्डिंग कंप्लायंस विद सेफ्टी नॉर्म। मतलब कि ये सेल्फ सर्टिफाई कर लेते हैं, खुद से सर्टिफिकेशन का प्रोसेस कर लेते हैं थर्ड पार्टी ऑडिट्स के हेल्प से, ठीक है। क्या कि वो सेफ्टी नॉर्म, सेफ्टी की गाइडेंस से को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, गवर्नमेंट नहीं करती है, क्योंकि इनको भी एक्सेम्पशन मिला हुआ है, मीडियम रिस्क इंडस्ट्रीज को। Such government moves are intended to facilitate ease of doing business, as frequent inspection by government staff may only lead to bribes and harassment without necessarily improving safety। अब देखो ऐसे गवर्नमेंट मूव्स क्यों लिए गए हैं, इतना फ्रीडम क्यों मिला हुआ है गवर्नमेंट इंस्पेक्शन से उन यूनिट्स को जो एसईजी में है, जिस फूड प्रोसेसिंग में है? इसलिए कि फैसिलिटेट हो सके, ईजी हो सके, क्या बिजनेस करना ईजी हो सके। क्योंकि अगर बार बार इंस्पेक्शन होगा गवर्नमेंट स्टाफ से तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ब्राइब्स, ठीक है, घूसखोरी होने लगेगी। यूनिट जो इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, वो कोशिश करेंगे पैसे देने का कि उनको छोड़ दिया जाए। हरासमेंट भी हो सकता है, बार बार असेस कर रहे हो, बार बार अगर आप इंस्पेक्ट कर रहे हो तो उनको ऐसा लग सकता है यूनिट्स को कि हरास किया जा रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि बार बार इंस्पेक्शन करने से ही सेफ्टी इंप्रूव हो ही जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के ये इस तरह की फ्रीडम दी गई थी। While the intent is well worked out practice across the world, क्योंकि इंटेंट क्या था ऐसे मतलब कि ये फैसिलिटीज़, ये जो बेनिफिट्स है, जो फ्रीडम एग्जाम्पशन देने का इंटेंट और ऑब्जेक्टिव तो यही था कि एक अच्छा प्रैक्टिस हो अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। The series of accidents calls for a broader probe including in SEZ in आंध्र प्रदेश। लेकिन देखो इंटेंट तो यही था कि बिजनेस काफ़ी इजीली हो सके, ठीक है, ऐसे यूनिट्स जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल बिजनेस करते हैं वो आराम से बिजनेस कर सके। लेकिन जो सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो ये डिमांड करते हैं, वो जो सिचुएशन बन गई है कि एक्सीडेंट्स बार बार हो रहे हैं, उससे ये डिमांड हो रही है कि एक ब्रॉडर प्रोब, एक ब्रॉडर इन्वेस्टिगेशन किया जाए SEZs में भी जो यूनिट्स हैं उनका आंध्र प्रदेश में। सो दैट एनी लूप होल्स, अगर कोई लूप होल्स है गाइडलाइंस में, कोई ऐसी इनएडिक्वेसीज है, कोई वीकनेसेस है गाइडलाइंस में, रूल्स में कोई फ्लॉज है जिनका यूज़ करके लॉ को तोड़ा जा रहा है, लॉ फॉलो करने से बचा जा रहा है, ठीक है, उनको फिक्स कर दिया जाए, उनको उस लूप होल्स को ठीक करें, सॉल्व करें। स्विफ्ट डिलीवरी ऑफ जस्टिस बाय पनिशिंग नॉन कंप्लायंस ऑफ नॉर्म्स। अगर नॉन कंप्लायंस होता है, नॉर्म्स का रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं, तो वहाँ पे जस्टिस स्विफ्ट डिलीवरी हो, मतलब कि तुरंत वहाँ पे फैसला सुनाया जाए कि क्या पनिशमेंट देनी है। एंड द अवार्ड ऑफ प्यूनिटिव डैमेजेस विल बी अ डेटरेंट अगेंस्ट इग्नोरिंग सेफ्टी, ठीक है। एक तो स्विफ्ट क्विक डिलीवरी होनी चाहिए जस्टिस की, पनिशमेंट तुरंत मिलना चाहिए अगर नॉन कंप्लायंस हो रहा है, ठीक है, अगर रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं तो। एंड द अवार्ड ऑफ प्यूनिटिव डैमेजेस, ये क्या होता है ये बताओ। एंड द अवार्ड ऑफ प्यूनिटिव डैमेजेस क्या होता है? ये होता है कॉम्पनसेशन को कहते हैं। कॉम्पेंसेशन क्या होता है? देखो जब भी कोई लॉस होता है, कोई इंजरी हो जाती है किसी की वजह से, तो वो बहुत सारे केसेस में मनी, एक सम पेमेंट देते हैं, ठीक है, तो उसी पेमेंट को कॉम्पेंसेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो अवार्ड ऑफ प्यूनिटिव डैमेजेस है ये अलग दूसरे तरह से कॉम्पेंसेशन को ही बताने का एक दूसरा तरीका है। तो कॉम्पेंसेशन देना और तुरंत पनिशमेंट देना, ये क्या होगा, ये दोनों चीज़ डेटरेंट का काम करेंगी। मतलब डेटरेंट क्या करता है? रोकता है किसी को। किससे रोकेगी? कि सेफ्टी को इग्नोर ना किया जाए।
ठीक है। तो अगर हम तुरंत तुरंत जस्टिस करते हैं, तुरंत तुरंत पनिशमेंट देते हैं, और अगर पाया जाता है कि डैमेज हुआ है, किसी को लॉस हुई है, इंजरी हुई है क्योंकि रूल फॉलो नहीं किया जा रहा था, तो वहाँ पे हम यूनिट्स को, फैक्ट्रीज को फोर्स करते हैं कि कंपेंसेट करो, पेमेंट करो, लॉस का भरपाई करो। तो ये चीज़ें कंपनीज को रोकेंगी कि वो सेफ्टी इग्नोर ना करें। ठीक है, तो ये था आपका पूरा पैसेज। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ईजी था क्योंकि मोस्टली तो जो भी आपका फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन थे वो तो क्लियर थे, साथ ही जो ऑथर का जो यहाँ पे स्टांस है, ठीक है, वो भी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रिटिकल है। ऑथर क्रिटिसाइज कर रहे हैं अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है यूनिट्स में सेफ्टी स्टैंडर्ड को लेके, स्पेशली एसईजी में, ठीक है, वो उसको लेकर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि कैसी है, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा भी है कि क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो क्रिटिकल टोन रहा है ऑथर का, तो ये टोन भी आपको समझ में आ गई होगी। और ऐसा कुछ ऑथर ने ये रीड बिटवीन द लाइंस वाला काम हमारे लिए नहीं छोड़ा था कि उन्होंने इनडायरेक्ट वे में कुछ कहा है, इन्फ्रेंस देने की कोशिश की है, इम्प्लाई करने की कुछ कोशिश की है कि इसकी मीनिंग को कुछ और बताना चाहते हैं, जैसे कि हमने अपने पुराने वाले कुछ सेशंस में देखा था। हालांकि सारे तरह के आर्टिकल्स को रीड करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी आर्टिकल था। अब आते हैं क्वेश्चन पे। Which of the following best describes the State Home Minister's explanation for the blast at the Essentia plant? State Home Minister ने कौन सा explanation दिया है एसेंशिया प्लांट पे जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेके? तो क्या बताया था कि लीक हो गया था। ठीक है, क्या लीक हुआ था? एक सॉल्वेंट लीक हुआ था जिससे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे वो गिर गया था। ठीक है, एंड इंटेंशनल एक्ट ऑफ सैबोटाज बाय डिसग्रंटल्ड वर्कर्स। इंटेंशनल मतलब जानबूझ के किया गया था, मतलब सैबोटाज क्या होता है? डैमेज। तो जानबूझ के डैमेज किया था किसने? वर्कर्स ने। कैसे वर्कर्स ने? डिसग्रंटल्ड, जो वर्कर्स डिससैटिस्फाइड थे, गुस्सा थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, उन वर्कर्स ने जानबूझ के चीज़ें तबाह करने की कोशिश की जिससे एक्सप्लोजन हो गया, ब्लास्ट हो गया। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। और फेलियर इन द प्लांट्स कूलिंग सिस्टम लीडिंग टू एन एक्सप्लोजन। क्या प्लांट के कूलिंग सिस्टम में फेलियर हो गया था? क्या ऑथर ने कुछ कहा है ऐसा? स्टेट होम मिनिस्टर ने कहा है ये ऐसा? नहीं कहा है, गलत है। द यूज ऑफ सब स्टैंडर्ड मटीरियल्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट। देखो, प्लांट के कंस्ट्रक्शन को लेकर तो बात ही नहीं हुई है कि प्लांट को बनाने में किस तरह के मटीरियल्स यूज हुए हैं, वो अच्छी क्वालिटी के थे कि नहीं थे, ये भी गलत है। और केमिकल लीक दैट इग्नाइटेड अपॉन कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिकल पैनल। हाँ, ये सही है कि केमिकल लीक हो गया था, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे गिर गया, उससे एक्सप्लोजन हो गया, आग लग गई, तो ये सही है। एंड एक्सटर्नल फायर दैट स्प्रेड टू द प्लांट्स केमिकल स्टोरेज एरिया। एक्सटर्नल फायर मतलब फायर बाहर लगी और वो फैलते फैलते फैक्ट्री में पहुंच गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, फैक्ट्री के अंदर ही फायर लगी थी क्योंकि लीक अंदर ही हुआ था, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या आपका? डी। What is the primary criticism made by trade unions and activists regarding the current safety standard in SEZ? जो अभी के जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है SEZ में, उसको लेके क्या क्रिटिसिज्म और क्या डिसअप्रूवल एक्सप्रेस किया है ट्रेड यूनियंस ने एंड एक्टिविस्ट ने? द एक्सेसिव यूज ऑफ हजार्डस केमिकल्स विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग। उन्होंने ये कहा है कि डेंजरस केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और वर्कर्स ट्रेंड भी नहीं है अच्छे से उनको यूज़ करने के लिए। क्या ऐसा कहा है? कुछ नहीं कहा था। The lack of compensation for injured workers and families of the deceased। क्या उन्होंने ये कहा था कि इंजर्ड जो वर्कर्स इंजर हो रहे हैं एक्सीडेंट में, उनके फैमिलीज को कंपनसेट नहीं किया जा रहा है, पेमेंट नहीं की जा रही है? क्या ऐसा कहा है? ऐसा भी नहीं कहा है। द एग्जेम्पशन फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्पेक्शन ग्रांटेड टू हाई रिस्क इंडस्ट्रीज। हाँ, ये जरूर कहा था उन्होंने। एक कंप्लेंट आपको याद होगा कि एक की कंप्लेंट की बात की थी हमने, मेजर कंप्लेंट की बात की थी। अगर हम देखें पीछे तो एक की कंप्लेंट क्या था इनका, ट्रेड यूनियन एंड एक्टिविस्ट का? यहाँ पे है ना, ट्रेड यूनियंस एंड एक्टिविस्ट की कंप्लेंट क्या था कि फ्रीडम दिया जा रहा है, एग्जेम्पशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म उन्होंने इसी चीज को लेकर किया ना कि एग्जेम्पशन दिया जा रहा है गवर्नमेंट इंस्पेक्शन से हाई रिस्क इंडस्ट्रीज को। द फेलियर टू मॉडर्नाइज सेफ्टी इक्विपमेंट की बात ही नहीं हुई कि सेफ्टी इक्विपमेंट पुराने हो गए हैं, उनको इंप्रूव नहीं किया जा रहा है, अपग्रेड नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट्स रिलक्टेंस टू शट डाउन डेंजरस फैक्ट्रीज। गवर्नमेंट रिलक्टेंट है, नहीं चाह रही है कि डेंजरस फैक्ट्रीज को बंद कर दें, ये भी नहीं कहा है। Which of the following best captures the tone of the passage towards the series of industrial accidents in आंध्र प्रदेश? ठीक है, टोन क्या है पैसेज का? ठीक है, जो सीरीज हुए इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स में आंध्र प्रदेश में, उसको लेके ऑथर का टोन क्या है, स्टांस क्या है? तो हमने देखा है क्रिटिकल टोन है, क्रिटिसाइज किया है, स्पेशली जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो रहा है सेफ्टी स्टैंडर्ड का SEZs में, उसको लेके बहुत क्रिटिसिज्म किया है ऑथर ने। तो टोन क्या है? क्रिटिकल है। इनडिफरेंट क्या होता है? लैक ऑफ, और लैक नहीं, हाँ लैक ही कह सकते हैं। ठीक है,
लैक ऑफ केयर, मतलब केयर ही नहीं करे, मतलब ही नहीं है, इंडिफरेंट है, ना तो अच्छा लग रहा है उनको, ना तो बुरा लग रहा है, मतलब कि कोई मतलब नहीं है। तो क्या ये एटीट्यूड है? तो ये तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, मतलब है तभी तो किया है क्रिटिसाइज, कंसर्न है वो सेफ्टी को लेके तभी तो किया है। ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब कि आशावादी है, बहुत पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। क्या आपको लगा पैसेज में पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, किसी को किसी सिचुएशन को लेके प्रेज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये सब कुछ अच्छा हो रहा है? नहीं। स्केप्टिकल क्या होता है? डाउटफुल है वो। तो देखो ऑथर डाउट्स भी नहीं कर रहे हैं। डाउटफुल मतलब क्या होता है कि ऑथर को खुद समझ नहीं आ रहा है, ये भी हो सकता है, मे बी ये भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है। वो बहुत सर्टेन है किस चीज़ को लेके कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स खराब है, जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। डिफेंसिव है, डिफेंसिव क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। क्या वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो अभी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, जिनकी बात हुई है, जिनकी वजह से इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हुए हैं, कि वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? उनको क्या उनके फेवर में बात कर रहे हैं कि नहीं उनकी गलती नहीं थी, सेफ्टी स्टैंडर्ड सही हैं, किसी की कोई गलती नहीं है? ऐसा भी नहीं कर रहे, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये भी गलत हो गया, क्रिटिकल आपका सही टोन है। ठीक है, तो ये आपका आज का आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वोकैबुलरी भी आपको मतलब समझ में आ गई होगी, जो वर्ड्स थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पर्टिनेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकैब पे ज़्यादा ध्यान दें। रीडिंग के क्वेश्चंस आपके आरसीए क्वेश्चन हो गए, क्लोज पैसेज क्वेश्चन हो गए, और पैराग्राफ वाले क्वेश्चन हो गए, इनको सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन हो गए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, इन पे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। साथ ही मॉक्स रेगुलरली दें, क्योंकि एग्ज़ाम्स का सीज़न अब तो आ ही गया है, कुछ एग्ज़ाम्स हो गए, कुछ होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको इस बार एग्ज़ाम और क्रैक करके जॉब लेनी ही है। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें, इम्प्रूव करें एग्जाम, और हैव अ नाइस डे, टेक केयर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।